नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। हम लोग शुरू से एक पॉइंट पर चर्चा करते आ रहे हैं और वो ये है कि जो लोग अपने को बहुत शाना समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं और कानून को भी धता बताने की कोशिश करते रहते हैं, पैसे के बल पर, पावर के बल पर, किसी गलतफहमी के शिकार होकर के वो जब फँसते हैं तो ऐसे फँसते हैं कि निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोई 1-2 या 2-4 समन नहीं भेजे थे, 9 समन भेजे थे। और उस समय तो एक्चुअल में ये सवाल भी पूछे जाने लगे थे, लोगों के द्वारा जो जानकार थे कानून के, उनके द्वारा भी कि भई ये ईडी कर क्या रही है? भई आप 1, 2, 3, 4 समन तक किसी का इंतज़ार करेंगे। अब मान लिया किसी के खिलाफ थाने में चोरी की, लूट की, अपहरण की, बलात्कार की, इस तरह की धाराओं में कोई मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस उसको फ़ोन करती है कि आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इन धाराओं में दर्ज हुआ है और आप पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आइए। क्या वो पुलिस स्टेशन जाने से इनकार कर देगा? क्या वो प्रेम पत्र लिख कर के भेजेगा एसएचओ को या एसओ को और अपने तर्क देगा कि मैं किस लिए नहीं आ रहा हूं पूछताछ के लिए? उसके बाद पुलिस के सामने चारा क्या बचेगा? वो उसके घर जाएगी, उसको उठा कर के ले जाएगी, उससे पूछताछ करेगी और उठा कर के लॉकअप में डाल देगी। ये तो सामान्य पुलिस है, जो किसी एफआईआर दर्ज होने के बाद इस तरह की कार्रवाई करती है। जो ईडी है, वो तो पीएमएलए एक्ट के तहत काम करती है और पीएमएलए एक्ट जो है वो कोई आईपीसी की धाराएं नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल की जो धर्मपत्नी हैं, वो दिल्ली में रोड शो कर रही थी और रोड शो के दौरान उन्होंने कई तरह के सवाल उछाल दिए और ये पूछा कि साहब, अगर 10 साल तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच ही होती रहेगी तो क्या 10 साल तक वो तिहाड़ में ही रहेंगे? इस तरह के सवाल वही आदमी पूछ सकता है जिसे या तो पीएमएलए एक्ट की समझ ना हो या जो जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। और अरविंद केजरीवाल कितने बुरे फंसे हैं, इसका अंदाजा उन्हें कल या तो कल हो जाएगा या 1-2 दिन और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लगेंगे और सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा तब हो जाएगा। इनके जो अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो आर्गुमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखे थे इनकी गिरफ्तारी को लेकर के, इनकी गिरफ्तारी को वहां भी ये अवैध ही बता रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी अवैध है। ये तो बड़े भोले भाले हैं, जिन दस्तावेजों के बारे में ईडी बता रही है कि ये बरामद हुआ है, ये बरामद हुआ है, हमारे पास ये सबूत है, ये मनी ट्रेल है, ये व्हाट्सएप चैट है, ये ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, उससे अरविंद केजरीवाल का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। इनके वकील साहब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का तो इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में श्याणे बन रहे हैं कि साहब, अगर आबकारी विभाग किसी के पास था तो हमारे तब के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास था और उनके पास अतिरिक्त चार्ज था आबकारी महकमे का, इसलिए उन्होंने नई आबकारी नीति बनाई और
उन्होंने लागू कर दी और उन्होंने ही वापस ले ली। या गोवा में जो विधानसभा चुनाव हुए, वहां जो ईडी बता रही है कि 45 करोड़ रुपया वहां के उम्मीदवारों में बटा, वहां के जो प्रचार करने वाले टूल्स थे इनके, उनमें वो बटा, उसके दस्तावेज हैं, उसकी गवाहियां हैं, तमाम चीजें हैं। उससे भी अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो पिछले दिनों ईडी के सामने ये बात कह दी ना कि साहब, जिन विजय नायर की बात का जिक्र आ रहा है कि साउथ ग्रुप से उन्होंने 100 करोड़ रुपए पकड़े थे, तो विजय नायर तो, उनका तो मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था। विजय नायर तो आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। मतलब ये कितने श्याणे बनते हैं और कितने होशियार बन रहे हैं, चालाक बन रहे हैं। जब इन्होंने विभाग बांटे तो अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। यही सोच करके नहीं रखा होगा कि आगे तमाम गुल-गपाड़े करने हैं, घोटाले करने हैं, टेंडर जितने छूटते हैं उनमें कितना प्रतिशत क्या लेना-देना है, वो सब होना है। और आगे चल कर के अगर किसी मामले में कोई एफआईआर हो गई, कोई जांच-पड़ताल बैठ गई, सेंट्रल एजेंसियां इन्वॉल्व हो गई और शिकंजा अगर कसा गया, तो वो फंसेंगे जो उस विभाग के मंत्री थे या जिनके फाइलों पर सिग्नेचर थे। मैं तो चीफ मिनिस्टर हूं बस, तो मेरा तो कोई सिग्नेचर है नहीं किसी फाइल पर, तो मैं क्यों फंसूंगा? ये सोच करके इन्होंने ये सब विभाग सारे मंत्रियों में बांटे और खुद के पास जो है वो क्या काम रखा? ओरली, मौखिक तौर पर उनको दिशा निर्देश देते रहने का, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू कर। फंसना है तो उनको फंसना है, मैं तो बच जाऊंगा। पर क्या वाकई किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर किसी फाइल पर सिग्नेचर भी नहीं करता है, तो वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच सकता है क्या? कैबिनेट की बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? और किसी भी नीतिगत मामले में जब तक कैबिनेट की मोहर नहीं लगती है, तब तक वो नीति लागू नहीं होती है। और क्या ये यकीन करने के लायक बात है कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के किसी विभाग में कोई पॉलिसी बन भी जाए और जब विवादों में आ जाए और सीबीआई की जांच बैठा दी जाए कि इसमें गड़बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला हुआ है, रिश्वत ली दी गई है, तो उसको वापस भी ले लिया जाए और मुख्यमंत्री को पता ही ना हो। यही आर्गुमेंट इनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी रखा था। 9 अप्रैल को उनके उसका जो फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी का, उसमें भी साफ तौर पर इनके सारे आर्गुमेंट को रद्द कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था और ये साफ तौर पर कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल ही मास्टरमाइंड हैं। ये ईडी के पास जो दस्तावेज हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उनसे स्पष्ट होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहली तारीख थी सुनवाई की और इस पहली तारीख में भी जो अभिषेक मनु सिंघवी तर्क दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ के सामने, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता साहब के यहाँ, तो वो कह रहे थे कि साहब, जिन दस्तावेजों की बात ईडी कर रही है, उनसे केजरीवाल जी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने ऐसी-ऐसी बातें कही। वो कह रहे हैं कि साहब, इनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? और जितने अब तक दस्तावेज हैं, जितने सबूत हैं, जो मनी ट्रेल की बात और दूसरी तमाम चीजें हैं, ये तो इससे अरविंद केजरीवाल का क्या लेना देना है? और इसके लिए गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल पूछे
अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल के वकील से। एक सवाल पूछा कि साहब, ट्रायल कोर्ट में क्या आपने जमानत की अर्जी लगाई है? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं लगाई। पूछा गया क्यों नहीं लगाई? तो उन्होंने कहा कि साहब, हम तो इनकी गिरफ्तारी ही अवैध मान रहे हैं। और क्यों अवैध मान रहे हैं? अजीबोगरीब तर्क उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि साहब, जो पीएमएलए एक्ट की जो 50 धारा है, उसके तहत अरविंद केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ ही नहीं की और गिरफ्तार कर लिया। अब दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि ईडी ने जो समन जारी किए, 9 समन जारी किए, आपने उन सभी समन को क्यों टाला? यानी आप समन पर क्यों नहीं गए? तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कहना था? वो कह रहे थे कि जब साहब सीबीआई ने उनको बुलाया था, तो वो सीबीआई से पूछताछ के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए गए थे। और ईडी के जो समन आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी अनदेखी की। कानून का पालन करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने विस्तार से हर समन का जवाब भेजा। जो पीएमएलए एक्ट है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अगर समन जारी हो रहा है किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को, और वो अभियुक्त और आरोपी है भी नहीं, अगर ईडी को ये लगता है कि इस आदमी से पूछताछ की जानी चाहिए इस केस में, तो उसको भी समन जारी करके तलब किया जा सकता है, उससे पूछताछ की जा सकती है। वो बाद में तय करेगी कि ये आरोपी है, ये इसको गवाह बनाया जाए या इसको घर जाने दिया जाए, या ये कॉन्स्पिरेटर है, ये साजिश रचने वाला है, ये मास्टरमाइंड यही है, कौन है, क्या नहीं है, ये तो पूछताछ के बाद तय होगा। लेकिन 1-2 नहीं, 9 समन जारी किए गए अक्टूबर 2023 से लेकर के, और 9वां समन जो है वो मार्च में जारी किया गया। ये गए ही नहीं। हर बार एक नया बहाना। कभी कहते थे कि विपश्यना के लिए जा रहा हूँ, कभी कहते थे कि विधानसभा चुनाव में मुझे प्रचार के लिए जाना है, मैं तो स्टार कैंपेनर हूँ अपनी पार्टी का। और कभी समन को ही अवैध बता रहे थे। समन में ये जानकारी नहीं दी गई है साहब कि मैं गवाह हूँ, मैं आरोपी हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं संयोजक हूँ, मैं क्या हूँ, किस लिए मुझे बुलाया गया है। इस तरह के तर्क जो है, ये तर्क-वितर्क पेश कर रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब, इनको गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी? और वो भी तब इनको गिरफ्तार किया गया जब आचार संहिता लागू हो गई लोकसभा चुनाव की। इससे पहले अगर इनके पास पर्याप्त सबूत हैं, ईडी के पास, केवल जो कुछ राघव मंगूटा और कुछ 2-3 और गवाहों के जो बयान हैं, उनके आधार पर अगर इनको गिरफ्तार किया गया है, तो उनके बयानों की क्या मतलब विश्वसनीयता है और क्या प्रासंगिकता है? हालांकि इस सवाल पर दिल्ली हाई कोर्ट की एक तरीके से फटकार भी पड़ी थी अरविंद केजरीवाल पर, और ये कहा गया था कि जो सरकारी गवाह बनते हैं, वो कोर्ट की परमिशन से बनते हैं, और आप अगर उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको अगर आप भारतीय जनता पार्टी का या सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी बता रहे हैं, तो ये आप कोर्ट के ऊपर और कोर्ट की के विवेक और कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरीके से आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला यहाँ से जो है निर्मित होता है। उसके बाद ये शांत हो गए थे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हैं, तो फिर वही सारी चीजें इन्होंने शुरू कर दी हैं। ये जो केस है, ये अब ऐसी स्टेज में है। आज इनका लंबा आर्गुमेंट था अभिषेक मनु सिंघवी का, और उस आर्गुमेंट में कई ऐसी चीजें भी कह गए जिस पर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इनसे पूछा कि अभी और कितना
बोलेंगे आप, और कितने आर्गुमेंट देंगे? तो 1 घंटा बोलने के बाद कहने लगे कि अभी करीब 1 घंटा मुझे और लगेगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कल सुनवाई करेंगे। आज सुनवाई नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ईडी की तरफ से पेश हुए हैं एएसजी, एसवी राजू, उन्होंने ये बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो बाद की हिरासत है, जब ये गिरफ्तार हो गए 21 मार्च को, इन्होंने 21 मार्च के बाद इनकी हिरासत के विरोध में एक भी याचिका दायर नहीं की है और वो अभी भी 7 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने ये कहा, ईडी की तरफ से एसवी राजू जो एएसजी हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि साहब 5 बार तो ये न्यायिक हिरासत में, मतलब कुल मिलाकर के इनको 5 बार की रिमांड ली जा चुकी है। 2 बार तो 21 मार्च से और 1 अप्रैल तक जब ये ईडी की हिरासत में थे, और बाकी 3 बार अब तक इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और इन्होंने कभी इस चीज का विरोध ही नहीं किया। ये सीधे चले गए उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से भी जब इनकी याचिका खारिज हो गई और गिरफ्तारी को कानूनी बता दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट आ गए। अच्छा, अभिषेक मनु सिंह भी क्या कह रहे हैं कि साहब सीबीआई ने जब ईसीआईआर यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दाखिल की थी, उसके बाद से करीब करीब 18 महीने निकल गए, पर कभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या केजरीवाल का नाम सीबीआई मामले में था? तो इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नहीं, सीबीआई की जो ईसीआईआर है उसमें इनका नाम नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि साहब सीबीआई और ईडी ने दिसंबर 2023 तक शराब नीति मामले में जो 10 डॉक्यूमेंट कोर्ट में लगाए, उनमें भी नाम नहीं था, और जो गवाह राघव मंगूटा है, बुच्ची बाबू है, बोयिनपल्ली है, एमएस रेड्डी है, उनके जो बयान दर्ज हुए हैं उसमें भी केजरीवाल के अपराध में शामिल होने की बात नहीं आई शुरू में, बाद में इनका नाम आया। अब ये मामला ऐसी स्टेज में आ गया है जहां जो 1 घंटे की अभी और बहस की बात कर रहे थे और आर्गुमेंट रखने की बात कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, इसमें वो नया क्या पेश करेंगे जो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने नहीं रखा था, ये देखना जरा दिलचस्प होगा। वो कैसी-कैसी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब जब आचार संहिता लागू हो गई तब इनको गिरफ्तार किया, यानी इनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए जैसे गिरफ्तार किया गया हो, और ईडी जैसे मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही हो या उसके टूल की तरह काम कर रही हो। फिर कहते हैं कि या तो ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं या कोई ऐसा आधार है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो 7 से 8 महीने पुराने हैं। ये कह रहे हैं कि राघव मंगूटा ने 4 बयान दिए और इन बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं, तो इतने समय तक अरविंद केजरीवाल को खुला क्यों घूमने दिया? सितंबर 2022 में मामला सामने आ गया था, तब से कोई कार्रवाई नहीं की, अचानक गिरफ्तार कर लिया। ये कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी नहीं है जो फ्लाइट पकड़ करके विदेश भाग जाएंगे। तो इस पर जो है जस्टिस खन्ना ने इनसे ये पूछा कि केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा गया, समन भेजा गया, क्यों टाला उन्होंने? तब इन्होंने कहा कि साहब जब सीबीआई ने बुलाया तो वो गए, ईडी के भी हर नोटिस का, हर समन का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया, और ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए की धारा
50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया। अब मुझे आप साहब ये बताइए कि बयान तो तब दर्ज करती ना ईडी जब उसके 9 समन पर अरविंद केजरीवाल उनके पास जाते। आप 9 समन जारी होने के बावजूद केवल प्रेम पत्र भेज रहे हैं ईडी को और आप कह रहे हैं कि जी उसका विस्तार से जवाब दिया गया है। वो जो प्रेम पत्र भेजे गए हैं वो तो लीगल टीम है, अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में वो तैयार कर देगी और वकीलों का तो काम ही ये है। लेकिन ये जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जी पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत बयान दर्ज नहीं किया और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, तो बयान तो तब दर्ज करती ईडी जब वो ईडी के दफ्तर जाते। और जिस दिन ये अपनी अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट गए थे 9वें समन की अनदेखी करने के बाद, तो हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। और उसके अगले दिन फिर ईडी के अधिकारी शीश महल पहुंचे थे। तब इनसे 2 ढाई घंटे पूछताछ हुई थी। कुछ दस्तावेज, कुछ डिवाइस उन्होंने जब्त की थी, बरामद की थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि जो धनी-मानी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जो सत्ता में हैं, जिनके पास सरकार के खजाने की चाबी है, वो तो अपने बचाव के लिए कानूनों को भी ताक पर रख देंगे। वो ईडी पर भी सवाल खड़े करेंगे, उसकी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करेंगे, वो निचली अदालतों में भी वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे, हाई कोर्ट में भी कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी कर देंगे। जो सामान्य लोग हैं, जो जिन पहले ये भी अपने आप को आम आदमी कहते थे सत्ता में आने से पहले, वोट लेने के लिए, हम सरकारी बंगला भी नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम तो महँगी और बड़ी गाड़ी में भी नहीं चलेंगे। लेकिन सारे काम किए इन्होंने, सब कर्मकांड किए और हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। अब कैसे कट्टर ईमानदार हैं वो भी अब खुल कर के सारी चीज़ें सामने आ रही है। सारे इनके जितने पाप थे वो निकल-निकल कर के सामने आ रहे हैं। अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में भी अजीबो-गरीब तर्क पेश करवा रहे हैं और निचली अदालत में तो पीएमएलए अदालत में, कोर्ट में तो खुद ही आर्गुमेंट करने के लिए खड़े हो गए थे। तो क्या हाल इनका होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 सवाल पूछे हैं, उनसे ही पता लग जाता है। अब सबकी निगाह कल पे है। कल क्या होगा, उसका अपडेट लेकर के भी आएँगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।